नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 की एसएसटी की बुक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने भारत और समकालीन विश्व नामक पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि भारत और विश्व में जो क्रांतियां हुई है उन क्रांतियों का हम अध्ययन करेंगे। जिसमें हम फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं पहले अध्याय के अंदर कि किस तरीके से शुरुआत हुई थी, क्या वजह रही थी, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब है क्रांति की शुरुआत। जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी फ्रांस के अंदर, वो किस तरीके से हुई थी, उस शुरुआत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो लुई 16वां ये जो शासक हुआ, कैसा शासक हुआ है? अत्याचारी शासक हुआ है फ्रांस के अंदर। इसकी जो सत्ता थी, इसको राज्य से कोई लेना देना नहीं था। इसको केवल एक ही चीज से मतलब था कि अपने शानो शौकत में कोई कमी नहीं आए, और अपने आप को एक निरंकुशता का प्रतीक भी ये समझता था। ठीक है, तो लुई 16वां जो ये राजा हुआ था, इसने राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट यानी अपनी मनमर्जी से कर थोपना चाह रहा था। लेकिन फ्रांस के अंदर एक नियम था। फ्रांस के अंदर क्या नियम था? फ्रांस में राजा क्या नहीं कर सकता था? राजा अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। कर नहीं लगा सकता, यानी ये अधिकार नहीं था राजा को कि वो अपनी मन मर्जी से क्या है कि जनता पे कर थोप दे। ऐसी कोई उसको फ्रीडम नहीं थी। तो ये अपनी मर्जी से कर लगाने लग गया था। तो जनता अब अपनी मर्जी से अगर राजा कर लगाएगा आए दिन, तो उससे जनता क्या हो जाएगी? आंदोलन रहित हो जाएगी, मतलब आंदोलन करने लग जाएगी, राजा की खिलाफत करने लग जाएगी। और वहां जो कर वगैरह जो लगाए जाते थे, उसके लिए इसकी बैठक अनिवार्य थी। जनरल एस्टेट्स का वहां अधिवेशन बुलाना आवश्यक था। और इस अधिवेशन के माध्यम से यानी जनरल एसेट्स के माध्यम से क्या है कि वहां पे इसकी बैठक बुला के, और वही तय करती थी कि कर किस क्षेत्र में लगाना, कितना लगाना है, उसके माध्यम से तय किया जाता था। और जो जनरल एसेट्स की जो बैठक थी, वो अंतिम बैठक जो बुलाई गई थी 1614 के अंदर। कब बुलाई गई थी? 1614 में अंतिम बैठक का आयोजन किया गया था। उसके बाद में कभी बैठक ही नहीं बुलाई गई थी कि वहां बैठक की यानी कोई मीटिंग वगैरह भी करनी या नहीं करनी। तो इस तरीके से वहां पे ये प्रक्रियाएं चल रही। अब फ्रांसीसी सम्राट जो लुई 16वां, फ्रांसीसी सम्राट कौन? लुई 16वां फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने क्या किया कि 5 मई 1789 को उसके द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, यानी नए करों का एक प्रस्ताव रखा गया था। इस बैठक में, इस जो बैठक बुलाई गई थी 5 मई 1789 को, इसमें नए करों का प्रस्ताव रखा। क्या रखा गया था? नए करों का एक प्रस्ताव रखा गया था। और उस प्रस्ताव के अंदर यह तय किया गया था कि किस तरीके से एसेट जनरल बैठक करेंगे। उसमें प्रतिनिधियों के लिए, वर्षाई के लिए एक आलीशान हॉल बनाया गया। एक आलीशान जो हॉल था, उसको बहुत ही शानो शौकत से क्या किया गया? सजाया गया था। किसमें बैठक का आयोजन हो रहा था? वर्षाई के अंदर, वर्षाई के आलीशान महल के अंदर, आलीशान महल में बैठक कहाँ हो रही थी? वर्षाई के आलीशान महल के अंदर बैठक का आयोजन किया जा रहा था। और बैठक किस उद्देश्य से की जा रही थी? नए करों का प्रस्ताव रखा गया था। और ये बैठक किसके द्वारा बुलाई गई थी? फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां के द्वारा 5 मई 1789 को बैठक का आयोजन किया गया था। और इस बैठक के माध्यम से उसने
इसमें तीसरे एसेट्स के कितने प्रतिनिधि भाग ले रहे थे? तीसरे 3 एसेट्स थे ना वहां पे, जिसमें तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि 600 प्रतिनिधि वहां पे क्या ले रहे थे? भाग ले रहे थे, प्रतिनिधियों ने वहां पे भाग लिया था। ठीक है, जो कि इसमें दूसरे एस्टेट के बैठक के अंदर कितने थे? 300। दूसरे एस्टेट के 300 प्रतिनिधि इसके अंदर बुलाए गए। इतने प्रतिनिधि बुलाए गए थे दूसरे एस्टेट के इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो कतारों के अंदर क्या कर रहे थे? खड़े रहे थे, यानी कतार बनी हुई थी और उसके पीछे वो खड़े हुए। 300 बैठे तो 300 उनके पीछे खड़े हो गए। इस तरीके से बैठक का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, और इसमें जो तीसरे एसेट्स के जो प्रतिनिधि हैं उसमें किसानों, औरतों और बच्चों का प्रवेश क्या कर दिया गया था? वर्जित था, यानी प्रवेश वर्जित। किनका? प्रवेश वर्जित। किसानों, औरतों और बच्चों ये भाग नहीं ले सकते थे। इनका प्रवेश वर्जित था, ये लोग क्या नहीं ले सकते थे? भाग नहीं ले सकते थे। लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से, कितने हजार पत्रों के माध्यम से? 40,000 पत्र। 40,000 पत्रों के माध्यम से 40,000 पत्रों के माध्यम से शिकायतों मांगों की सूची बनाई गई। 40,000 पत्रों के माध्यम से क्या किया गया? शिकायतों व मांगों की सूची। अब इस तरीके से सूची तैयार की गई थी कि जो शिकायतें राजा के विरुद्ध जो भी शिकायतें, वो शिकायतें लिखी गई थी। 40,000 पत्रों के अंदर प्रत्येक तबके के लोगों के द्वारा शिकायतें की गई थी और शिकायतों और उसके अंदर मांगे भी रखी गई थी कि उनकी क्या क्या मांगे हैं जो वो सरकार पूरी करे। ठीक है, तो इस तरीके से वहां बैठक का आयोजन किया जा रहा था। लुईस ओलिवर के द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी और एसेट्स जनरल के जो प्रतिनिधि भाग ले रहे थे वर्साई के इस महल के अंदर, और इस महल को शानो शौकत से सजाया गया था। एसेट्स जनरल नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार दिया गया। एसेट्स जनरल क्या है? एस्टेट जनरल प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? एक मत का प्रयोग कर सकता है, यानी एक मत देने का अधिकार था। लेकिन इस बार लुईस ओलिवर एक मत देने का अधिकार तो था, लेकिन लुईस ओलिवर ने क्या किया इस बार? लुईस ओलिवर ने इस प्रथा के पालन के लिए इस प्रथा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ तो था, मतलब इस प्रथा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। तो लुईस ओलिवर ने प्रथा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ तो था, लेकिन उसके द्वारा क्या किया गया कि परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने क्या मांग रखी थी? तीसरे जो वर्ग के जो प्रतिनिधि है उन्होंने अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। मतलब लुईस ओलिवर ये तो कह चुका था कि इसमें जो भी भाग ले रहे हैं वो क्या दे सकते हैं, यानी जो इस एसेट्स जनरल की जो सभा है इसके अंदर प्रत्येक सदस्य अपना क्या दे सकते हैं? मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये की गई थी कि प्रत्येक सदस्य क्या करे? अब जो वहां के जो लोग थे उन लोगों ने यानी कौन से प्रतिनिधियों ने अब की बार सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। संपूर्ण सभा के द्वारा क्या होना चाहिए? मतदान होना चाहिए। जो बैठे जो प्रतिनिधि थे वही क्या करते थे? मतदान करते थे, बाकी अन्य को कोई मतदान का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से
संपूर्ण जनता ने मांग रख दी थी लुई 16वें के सामने, यानी वहां सभा के अंदर ही मांग रख दी थी। लेकिन उसी समय जो कि बहुत ही अच्छे दार्शनिक हुए रूसो का आपने नाम सुना होगा, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस पुस्तक के माध्यम से रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के माध्यम से ये बात बताई कि जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे सेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से क्या हो गए, बाहर हो गए। ये सब कुछ किसके माध्यम से बताया गया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बताया गया, पुस्तक के माध्यम से बताया गया कि जब सभा के अंदर प्रतिनिधियों ने बात रखी कि सभी लोग क्या करेंगे, मतदान का प्रयोग करेंगे, लेकिन लुई 16वें ने इसकी खिलाफत कर दी कि सभी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता, तो वहां जो प्रतिनिधि जो उपस्थित थे वो सभी प्रतिनिधि क्या कर जाते हैं, इस सभा की खिलाफत करके बाहर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस तरह से सभा हो रही थी। ठीक है, अब देखो कि तीसरे एसेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे, प्रवक्ता मानते थे। जो तीसरे एसेट्स के जो लोग हैं वो संपूर्ण फ्रांस के अपने आप को प्रवक्ता मानते थे, यानी जो फ्रांसीसी है वो लोग हम ही हैं। लेकिन 20 जून को प्रतिनिधि यानी 20 जून को प्रतिनिधियों ने वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया, और उस सभा का जो आयोजन किया गया था उसके अंदर उस सभा का जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वो थे मिराबेयो और आबेसिए। ठीक है, इन दोनों ने इसका क्या किया गया, इसके अंदर रहते हुए इन दोनों ने विरोध जताया। ये क्या चाह रहे थे कि सभी का होना चाहिए। ये तो किस वर्ग से था, मिराबेयो तो किस वर्ग से था, कुलीन वर्ग से, और आबेसिए किस वर्ग से था, पादरी वर्ग से। दोनों ही प्रथम एसेट्स के नागरिक होते हुए भी इन्होंने किनका साथ दिया था, तीसरे एसेट्स के लोगों का साथ दिया था। ये उनकी क्या कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे, अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे कि उन्हें इस तरीके का कार्य करना चाहिए जिससे वो अपने अधिकारों की क्या कर सके, मांग कर सके। और इनके द्वारा एक पुस्तक निकाली, एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था पैम्पलेट। जिसका नाम क्या था, पैम्पलेट पत्रिका। इसके माध्यम से इनके द्वारा लोगों के अंदर जागृति का काम किया गया था। तीसरे एसेट्स का ये पक्ष ले रहे थे, जबकि ये किस एसेट से संबंधित थे, ये कुलीन वर्ग से संबंधित था, और ये जो आबेसी है वो किस वर्ग से था, पादरी वर्ग से। जो प्रथम एसेट्स के नागरिक होते हुए भी इन्होंने तीसरे वर्ग के लोगों का क्या दिया था, साथ दिया था। और जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगी हुई थी, यानी संविधान का जो प्रारूप तैयार हो रहा था, संविधान बन रहा था, किसके द्वारा, नेशनल असेंबली। जब नेशनल असेंबली किसका निर्माण कर रही थी, संविधान का निर्माण कर रही थी, उस समय पूरा फ्रांस क्या कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। उस समय संपूर्ण फ्रांस ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। और आंदोलन करने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि उस समय जो कर वगैरह लगे हुए थे उससे जनता आतताई थी, जनता के पास में सबसे बड़ी भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही थी, और उस भूखमरी की समस्या के कारण ही जनता पाव रोटी की कीमतें क्या कर रही थी, आसमान छू रही थी। और जब पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, उनकी खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, खाद्यान्न जैसी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा था, तो उस समय इस तरीके के आंदोलन हो रही थी। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग क्या है, दुकानों पे हमले करने लगे, और क्रुद्ध भीड़ खतरनाक तरीके से ये आक्रमण कर रही थी। 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोल दिया, और 14 जुलाई संपूर्ण भीड़ ने क्या किया, 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण। अब 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण कर दिया गया। किसके द्वारा आक्रमण कर दिया गया था, ये
वहां की क्रुद्ध भीड़ के द्वारा यानी फ्रांस की जो जनता थी उन्होंने आक्रमण कर दिया बास्तिल, क्योंकि बास्तिल के दुर्ग में कौन रहता था? लुई 16वां रहता था, जो कि घृणा का प्रतीक बना हुआ था, क्योंकि जनता पे आए दिन इसके द्वारा क्या लगाए जा रहे थे? कर वगैरह लगाए जा रहे थे। लेकिन ये धीरे धीरे आग चारों ओर फैल गई थी। आग की जगह प्रस्फुटित होने लगी। आग की जैसे प्रस्फुटित होते चारों ओर ये फैलने लगी। देहात के अंदर भी ये समस्या उत्पन्न होने लगी। देहात के अंदर भी ये क्या है कि वहां पे भी लोग क्या करने लगे? खिलाफत करने लगे। ठीक है, अब देहात के अंदर भी जब ये बात फैलने लगी तो देहातियों को वहां पे जो किसान वगैरह वहां एक बात सामने आई कि राजा के क्या लठेत आ रहे हैं और उसके जो अंगरक्षक है वो आके क्या कर रहे हैं कि जनता पे लठ वगैरह बरसा रहे हैं। तो जनता और भी ज्यादा इस पे क्या हो गई? क्रुद्ध हो गई और वो खतरनाक तरीके से उन पे आक्रमण करने लग जाती। और जनता प्रजा की इस तरीके से प्रजा का इस तरीके से आक्रमण करता हुआ देख के राजा भी क्या करने लगा? लुई 16वां भी क्या करने लगा? घबराने लग गया और वह कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जगह भी छोड़ गया। यानी कुलीन परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने महल किले और जगह को छोड़कर भाग गए और पड़ोसी देशों में जाकर उन्होंने शरण प्राप्त कर ली। और विद्रोही प्रजा शक्ति का अनुमान करते लुई 16 ने अंततः एक ही निर्णय लिया। और वो निर्णय क्या लिया था? उसके द्वारा एक निर्णय ले लिया गया था कि प्रजा किस तरीके से उसकी खिलाफत कर रही। अब प्रजा क्या नहीं हो सकती? उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकती और उसके अनुसार कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि उसने प्रजा ने क्या कर दिया? उसकी खिलाफत कर दी थी। लुई 16 की खिलाफत करना प्रारंभ कर दिया। तो 4 अगस्त 1789 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों कर्तव्यों करों व कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया। यानी अब राजा इस तरीके से राजा लुई 16 ने देखा कि अब जनता अनकंट्रोल है, अब इसको कंट्रोल के अंदर लाना स्थिति के अंदर नहीं है। तो उसने देखा कि 4 अगस्त 1789 को असेंबली के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें करों कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती जो व्यवस्था थी उसके द्वारा क्या कर दिया गया? इस व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया। और वहां पे धार्मिक कर भी समाप्त कर दिए गए। कौन से कर समाप्त कर दिए गए? धार्मिक करों की समाप्ति हो गई। धार्मिक करों की समाप्ति। ठीक है, इस तरीके से धार्मिक करों की समाप्ति कर दी गई। और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि, जो चर्च के जो अधीन जो भूमि थी, चर्च की भूमि किसानों में बांट दी गई। किसानों को दे दी गई। इस तरीके से ये संपूर्ण कार्य वहां पे किए जाने लगे। और 20 अरब लीरवे की जो संपत्ति है वो सरकार के हाथ में लगी। कितने? 20 अरब लीरवे की संपत्ति सरकार के अधीन। इस तरीके से वहां जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी और इस तरीके से जनता के द्वारा क्रांति की जाती है और वहां पे सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया फ्रांस के अंदर। और ये संपूर्ण घटनाएं वहां पे घटित होती। अब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। और वहां पे किस तरीके से फ्रांस के अंदर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है? फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना।
फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। अब संवैधानिक राजतंत्र जो कि नेशनल असेंबली जो कानून बनाने का जो कार्य कर रही थी ना, कौन थी वहां पे? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली 1791 में संविधान का इसके द्वारा क्या किया गया? प्रारूप तैयार किया गया। 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार, यानी नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी संविधान का जो प्रारूप है उसके द्वारा तैयार किया गया। इसमें सम्राट की शक्तियों को क्या करना था? इसके अंदर नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों सीमित करना, यानी सम्राट की शक्तियों को इसके अंतर्गत क्या किया गया था? सीमित कर दिया गया था। और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय, मतलब केंद्रीकरण को समाप्त, यानी एक व्यक्ति के हाथ में जो शक्तियां थी उन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। केंद्रीकरण की जो प्रथा थी एक व्यक्ति की, उसको समाप्त करके विभिन्न संस्थाओं में इसको विभाजित किया गया। कैसी संस्थाओं में विभाजित किया गया था? विभिन्न संस्थाओं में शक्तियों या शक्ति विभाजन, जिसमें किस रूप में हो गया था? वो कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तरीके से शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया। इसके अंदर विभाजित करके स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसी व्यवस्थाएं वहां पे लागू की। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया गया। 1791 में क्या कर दिया गया? कानून निर्माण का अधिकार, कानून निर्माण अधिकार नेशनल असेंबली, यानी कानून निर्माण का अधिकार किसके पास में आ गया? नेशनल असेंबली के पास में आ गया। कब आया था? 1791 के अंदर। सर्वप्रथम जो नागरिक एवं निर्वाचक समूह का जो चुनाव करते हैं, किसका? सर्वप्रथम जो नागरिक व निर्वाचक समूह का जो चुनाव करते हैं वो मतदान का, यानी सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। मतलब जो सबसे पहले जो इसका चुनाव करते हैं मतदान के माध्यम से, तो वो मतदान का अधिकार सभी को नहीं था। 25 वर्ष से